हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम बात करेंगे यहाँ पे आपको बेसिकली बता दें, अगर आप पहली बार क्लास ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या एलटी का जो बैच है उसको स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे जो बैच है एलटी का, आपको अभी जब तक हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक जीएस रहेगा। देन जैसे ही फॉर्म अप्लाई हो जाता है उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, वो भी सिलेबस वाइज। ठीक है, एलटी का पूरा सब्जेक्ट सिलेबस वाइज रहेगा, क्योंकि वहाँ पे 120 क्वेश्चन किसके हैं, आपके खुद के सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट में हम होम साइंस रखेंगे, जिससे कि होम साइंस ही हमारा सब्जेक्ट रहेगा। और अगर जीएस की बात करें तो अभी हम जीएस पढ़ लेते हैं, जब तक कि कोई नोटिफिकेशन, यानी कहें कि जब तक अप्लाई का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, यानी जब तक अप्लाई के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक हम अपनी जीएस कवर कर लेंगे। रह जाएगा करंट के 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो 30 क्वेश्चन में अमूमन करंट के 3 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, इससे अधिक नहीं बन सकते। तो हम बेसिकली उन पॉइंटों को यहाँ पे ले रहे हैं जीएस में, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते ही बनते हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हम बात कर चुके हैं सामाजिक सुधार आंदोलनों की। ठीक है, आज की जो अगर क्लास की बात की जाए तो इससे पहले वाली ये जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से सामाजिक सुधार आंदोलन से आप समझेंगे कि किस तरह से वहां पे हमने सामाजिक सुधार आंदोलनों ने, यानी यहाँ पे भारत के, यहाँ पे हम विदेशी आंदोलनों की बात नहीं कर रहे, केवल और केवल राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं, यानी नेशनल मूवमेंटों की बात कर रहे हैं। वो भी कैसे के जो भारत के अंदर हुए थे, चाहे वो समाज सुधारी हो या फिर कहें कि किसके उपलक्ष्य में हो। तो यहाँ पे अगर बेसिकली अगर बात की जाए तो आज का हम जो टॉपिक देखेंगे उसमें क्या है, उसमें केवल और केवल बंगाल विभाजन और तथा स्वदेशी आंदोलन है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फिर हम किसी आंदोलनों को लेंगे, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, केवल और केवल राष्ट्रीय आंदोलनों को देख रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलनों से हर बार क्वेश्चन बनता है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलनों से क्वेश्चन ना बने। तो हमें केवल और केवल उन पॉइंटों को पढ़ना है, या उन जीएस में उन टॉपिकों को कवर करना है जहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस रहते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट केवल और केवल पेपर को नस्ते नाबूद कर देना है, ना कि टीचर बनना किसी सब्जेक्ट में। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इस बेसिकली इन्हीं 2 पॉइंटों पर पूरे टॉपिक को कवर किया गया है, यानी जो मेन हेडिंग है वो क्या है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन है। तो अगर बंगाल विभाजन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे पहले बंगाल विभाजन होता है, देन उसके बाद क्या है, स्वदेशी आंदोलन है। तो पहले बंगाल विभाजन की बात करें तो ये एक लॉर्ड कर्जन महोदय थे, उनकी षड्यंत्र नीति थी। उन्होंने कहा था कि जो बंगाल है वो काफी बड़ा है, तो प्रांतीय स्तर पर इसको संभालना मुश्किल हो रहा है, यानी इसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इसे हम टुकड़ों में बांट देते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके पीछे उनका राजनीतिक मतलब मूड था, या कहें कि राजनीतिक चाल थी, जिसको अभी कहते हैं कि पॉलिटिकल चाल थी। वो क्या थी कि वो क्या करना चाह रहे थे, बंगाल इस क्या था, शक्तिमान था और वो सामर्थ्य रखता था किसके लिए, अंग्रेजों को बाहर करने का। तो उन्होंने इस बहाने उनको तोड़ने के लिए ये जो साजिश रची थी। तो इसलिए बेसिकली आपसे इतना डीपली नहीं पूछा जाता, केवल और केवल ये पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किसकी देन थी। तो ये लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, उसने कहा था कि यहाँ पे क्या नहीं होता, उसने कहा लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय शासकीय सुविधाओं का हवाला दे। तो उसने कहा कि जो हमारे पास सुविधाएं हैं वो इतनी नहीं है कि इतना बड़े साम्राज्य को संभाल सकें। तो उसने 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। बस यही पूछा जाता है कि बंगाल को जब 2 भागों में बांटा तो 2 भाग थे। तो याद रखिएगा, पूर्वी बंगाल और असम नामक प्रांतों में विभाजित किया। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को पूर्वी बंगाल और असम 2 नामों से विभाजित कर दिया, बांट दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब बांटे जाएंगे तो कुछ आपने देखा होगा, कुछ भी चीज बांटो तो जब बांटी जाती है तो कुछ के हिस्से में कुछ आता है, कुछ के में कुछ आता है। तो यहाँ पे लोगों की भावनाओं को बहुत बड़ा आहत पहुंचा। अब बात करते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, क्योंकि हाँ इस तरह क्वेश्चन बनता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। तो आपको डेट याद रखनी है, वो है 19 जुलाई को। देखिए, आप साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप हाथ भी चलाएंगे और सुनेंगे भी तो आपका जो माइंड है ना वो अधिक काम करता है। तथा इसमें ये होता है कि अगर हाथ भी चला रहे हो, लिख भी मतलब सुन भी रहे हैं, हाथ भी चला रहे हैं, तो तभी तो स्कूलों में क्या होता है, आपसे हर एक लेक्चर को लिखवाया भी जाता है और सुनाया भी जाता है आपको। तो इसी तरह आप यहाँ पे भी करिए कि ये पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि 19 जुलाई 1905 को
विभाजन की घोषणा हुई। याद रखिएगा, विभाजन की घोषणा कब हुई? जुलाई में हुई थी। बेसिकली तारीख ना आए तो महीना याद रखना, तो 19 जुलाई। अगर महीना याद होता है तो कभी कभी 4 विकल्पों में से सही हो जाता है, क्योंकि हो सकता है बेसिकली जो जुलाई है वो एक ही विकल्प में मौजूद हो। तो 19 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा हुई। देन उसके बाद क्या हुआ कि जब विभाजन की घोषणा हो गई, जब तक विभाजन हुआ नहीं था, घोषणा पहले कर थी, तब उसके बाद क्या हुआ कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, ये जुलाई के बाद क्या आया? अगस्त आया। तो यहाँ पे जो कलकत्ता का टाउन हॉल था उसमें स्वदेशी की घोषणा की गई, यानी हम अपनी देश की चीजों को यूज करेंगे, ना कि बाहर से या ब्रिटिश से आई हुई चीजों को यूज करेंगे। तो इसी को नाम दे दिया गया था आगे चल के स्वदेशी आंदोलन। यहाँ पे हमने हर चीज को निगलेक्ट कर दिया था, हर चीज को उठा दिया था जो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के थ्रू भारत में आई थी। तो इस बताएंगे कि ऐसा भी कौन विचारक था या ऐसा कौन भारतीय था जिसका ये मानना था कि पाश्चात्यवाद और पूर्ववाद, यानी हम भारतीय और ब्रिटिश जो उनकी संस्कृति है वो इक्वल चले, यानी एक हो जाए, ना कि स्वदेशी या विदेशी वाला यहाँ पे आंदोलन छिड़ता रहे। तो ये हम आगे पॉइंट में डिस्कस करेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ था? स्वदेश की घोषणा हुई थी। तो इसके समर्थक कौन थे? बहुत बार पूछा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या करा था? इस जब स्वदेश की कहा गया था हॉल में, क्या कहा गया था कि स्वदेशी की जो वस्तुएं उनकी हम उपयोग करेंगे, वो ये घोषणा हुई थी। तो इसका इस बात का समर्थन किसने किया? तो जे के गोपाल गोखले। तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण, यहाँ पे याद रखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या करा था? इसका समर्थन किया था। बहुत बार पूछा जाता है कलकत्ता के टाउन हॉल में किसने इसका समर्थन किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इस घोषणा का समर्थन किया। ठीक है, स्वदेश की घोषणा हुई। नेक्स्ट देखते हैं, विभाजन के समय बंगाल का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो एंड्रूज फ्रेजर था। कौन था? तो एंड्रूज फ्रेजर था। बताएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, घोषणा कब हो गई? 19 जुलाई। विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर। दोनों ही महा बहुत इंपोर्टेंट है और डेट भी बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसी दिन यानी 16 अक्टूबर को बंगाल में क्या मनाया गया था? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था बंगाल में। याद रखेंगे 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 यानी 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। लोगों ने उपवास रखा इस दिन और वंदे मातरम गीत भी इसी दिन गाया गया था। और राखी बांधी गई थी, आपस में राखी बांधी थी भाई बंधुता को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को हमने यहाँ डिस्कस किया है। चलिए, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया? बंगाल बट गया। किन भागों में? 2 भागों में। पहला कौन सा? पूर्वी बंगाल। दूसरा कौन? असम। 2 नामों से एक ही जगह को हमने बांट दिया। हमने नहीं, करजन महोदय ने 2 नामों से एक ही जगह को बांट दिया। ठीक है, किस लिए? कि शक्ति कम हो जाए, एकता की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर बात की जाए दिसंबर में क्या हुआ फिर, इसका कार्यकाल, एंड्रूज का कार्यकाल क्या है? 1903 से 1908 है। विभाजन कब हुआ? 1905 में। तो इसलिए एंड्रूज महोदय तब थे। अब बात करते हैं 8 में चले जाते हैं। याद रखिएगा, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य में क्या हुआ था? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी कहाँ पे आए थे? तो याद रखेंगे दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य समारोह हुआ था, जहाँ पे अतिथि के रूप में, जैसे अभी हम अतिथि बुलाते हैं, अतिथि के रूप में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को बुलाया गया था। इसी मतलब समारोह से खुश होकर, या कहें इसी भव्य समारोह से खुश होकर जॉर्ज पंचम ने क्या करा? बंगाल को विभाजन करने का जो प्रस्ताव था, या बंगाल विभाजन जो प्रस्ताव या घोषित हो चुका था, उसे रद्द कर दिया। तो बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब, मतलब प्रस्ताव कब रद्द हुआ? तो 1911 में। और कब हुई बंगाल विभाजन के, मतलब बंगाल विभाजन का जो वो था एक हो गया? तो 1912 में। याद रखिएगा, जो बंगाल था जो दो हिस्से में था वो एक हो गया 1912 में। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, इसको क्या कहा गया? उस भव्य समारोह को, यानी कोई स्टेज सजी और उस जगह को क्या कहा गया? दिल्ली दरबार। आप इस सजे समझिए, जैसे कोई कहीं कोई जगह सजा दी और उसको हमने क्या नाम दे दिया? दिल्ली दरबार, यानी दिल्ली की थी, दरबार सजाया गया था उसके लिए, जॉर्ज पंचम के लिए, तो उसका नाम दे दिया दिल्ली दरबार। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश साम्राज्य ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया।
दिसंबर में आए थे और 12 दिसंबर 1911 को ही बंगाल विभाजन की घोषणा जो थी वो रद्द कर दी और कलकत्ता की जगह दिल्ली का को राजधानी बना दिया। पहले बंगाल की राजधानी कौन था विभाजन से पहले? तो कलकत्ता था। आज के समय में कोलकाता था, ठीक है। और जब विभाजन का मामला रद्द करके जॉर्ज पंचम ने क्या करा कि दिल्ली को क्या कर दिया, उसकी राजधानी बना दिया। कब बना दिया? 1911 में, ठीक है। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी, बनाया जाए या घोषणा की, और यह 1912 में लागू हो गई। तो राजधानी दिल्ली को बनाया जाए ये घोषणा कब हुई? 1911 में। लागू कब हो गई? 1912 में, ठीक है। जो उन्होंने कहा वो कब आए थे? दिसंबर 1911 में आए थे। तो दिसंबर, ठीक है, यानी तकरीबन खत्म होने को था 1911, तो 1912 आ गया। तो 1912 में ये क्या हो गया? लागू हो गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। बहुत बार पूछा जाता है कि जब मतलब बंगाल विभाजन जो था प्रस्ताव वो रद्द हुआ, तब उस समय लॉर्ड यहाँ पे मतलब गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग नाम अटपटे हैं बट याद रखिएगा सेकंड था। फर्स्ट ना होगा, सेकंड था, ये बात आप याद रखेंगे। गवर्नर जनरल कौन था? तो हार्डिंग सेकंड था। लॉर्ड हटा दीजिए जिससे कंफ्यूजन ना रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा कृष्ण कुमार मित्र ने क्या करा था? ब्रिटिश जो वस्तु है उनको बहिष्कृत करने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो वो दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। किसमें दिया था? तो याद रखिएगा उनको एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक का मतलब होता है वीकली चलने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम था संजीवनी। उस पत्रिका का नाम क्या था? संजीवनी में एक लेख के रूप में या कहेंगे एक अंक के रूप में उन्होंने कब निकाला था वो रिपोर्ट? 13 जुलाई 1905 के सुझाव दिया था। अगर पूछा जाता कि कृष्ण कुमार मित्र ने किसमें सुझाव दिया सबसे पहले, तो वो था संजीवनी पत्रिका में 13 जुलाई 1905 को, ठीक है। 19 जुलाई को क्या हुआ था? विभाजन की घोषणा हुई। उससे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने क्या किया? मतलब ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के लिए आवाज उठा दी। उसके बाद ही कर्जन के दिमाग में इनको मतलब पटवारी में बांटने की बात उपजी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सुरेश बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध यहाँ पे विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में किसने नेतृत्व को संभाला? तो वो थे सुरेश बनर्जी ने बंगाल के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। जो बंगाल के विरोध में जितने भी आंदोलन हुए, यानी 1905 में जो आंदोलन हुए उसमें का नेतृत्व किसने किया? तो सुरेश बनर्जी ने किया। और कब किया? तो याद रखिएगा डेट क्या है? 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन को, ठीक है। और इसी दिन हमने क्या माना? नेतृत्व किया और बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उपवास रखा लोगों ने, वंदे मातरम गीत गाए और राखी बांधी एक दूसरे को। कब बांधी? कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, उपवास रखा और जिसको बंगाल विभाजन मतलब जिसको क्या कहा जाता है? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो वो आंदोलन कौन सा था? तो वो था 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान। जो स्वदेशी आंदोलन था मैंने कहा था ना कि बंगाल जो ब्रिटिश वस्तुएं थी उनके बहिष्कार की बात सबसे पहले किसने उठाई? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। यही बहिष्कार की जो बात हम करते थे इसी को हमने नाम दिया था स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया। याद रखिएगा राष्ट्रीय जो आंदोलन था यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसका शीर्ष गीत क्या बन गया? वंदे मातरम बन गया सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और बात करते हैं यहाँ पे स्वदेशी आंदोलनों का नेतृत्व, यानी स्वदेशी आंदोलन हर जगह हुए थे। जैसे 1857 की हम क्रांति देखेंगे वो कहाँ कहाँ हुई और किस किसने उसको संभाला, ये बहुत पूछा जाता है। तो ऐसे ही स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किस किसने किया? तो अगर दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली को क्या कहा जॉर्ज पंचम ने? राजधानी बनाया जाए। तो दिल्ली में किसने किया 1905 में इसका नेतृत्व? तो याद रखेंगे सैयद यहाँ पे है सैयद हैदर रजा ने। बस आपको याद रखना है कि दिल्ली में किसने? रजा ने किया। राजा की तरह याद रखिएगा रजा ने किया, यानी सैयद हैदर रजा ने किया।
उसके बाद अगर बात की जाए भारत में, संपूर्ण भारत में या पूरे देश में, तो पूरे देश में किसने किया, तो लोकमान्य तिलक ने किया, यानी तिलक महोदय ने किया। उसके बाद मद्रास को किसने देखा, तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया। तो आप याद रखेंगे मद्रास में कौन मिला, पिल्ले मिला, और दिल्ली में कौन मिला, रजा मिला, रजा न याद रहे तो राजा मिला, इस तरह से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में अजीत सिंह थे और नेतृत्व करने वाले स्वदेशी आंदोलन। उत्तर प्रदेश की बात करें क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी कराता है, यूपीपीसीएस इसी को कराता है, यानी लोक संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात की जाए तो एलटीबी इसी के तहत आ जाता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस तरह से है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में किसने किया, तो लाला लाजपत राय ने इसे संभाला। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया, तो उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय ने किया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंटों की। तो यहाँ पे अरविंद घोष ने क्या करा था, स्वदेशी का समर्थक थे, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसके समर्थक कौन थे, अरविंद यहाँ पे घोष थे। और उसका सबसे पहले समर्थन किसने किया था, टाउन हॉल में, तो इसको मत भूल लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगर बात की जाए दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने 1904, बंगाल विभाजन 1905, उससे पहले उन्होंने लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। दादा भाई नौरोजी ने बहुत कोशिश की थी कि भारत में स्वशासन हो सके, कब से, 1904 से ही। एक ब्रिटिश पत्रकार हैं जो क्या है, एच.डब्ल्यू. डेविडसन, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन किससे जुड़े हैं, तो नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, जबकि गांधी जी का संबंध इस आंदोलन से नहीं है। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में फंसाने के लिए आ जाता है कि गांधी जी का कौन से आंदोलन से संबंध नहीं है, तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि गांधी जी भारत में कब आए, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस दिन को हम किस दिवस के रूप में बनाते हैं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे इसी पॉइंटों को। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे संबंध इस स्वदेशी आंदोलन से नहीं है। फिर नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन आलोचक कौन था, यानी स्वदेशी आंदोलन किसको पसंद नहीं आया। अगर सीधी भाषा में पूछे कि ऐसा कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन का क्या किया था, विरोध किया, या कहें कि उसके स्वदेशी आंदोलन के फेवर में नहीं था, अपोजिट पार्टी में था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने 2 राष्ट्रगान दिए, एक बांग्लादेश का, एक किसका, तो याद रखेंगे कि किसका राष्ट्रगान दिया उन्होंने, एक भारत का। अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन का आलोचक कौन था, तो वो था रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने अमर सोनार बांग्ला की क्या की रचना की इसी दौरान यानी 1905 में ही इनके जो गीत था बांग्ला का, यानी बंगाल का, वो क्या था, सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। इसकी रचना कब हुई है, तो आप बताएंगे स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई है। किसने की है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। स्वदेशी आंदोलन का कौन समर्थक नहीं था, तो रविंद्रनाथ टैगोर समर्थक नहीं थे। वो कह रहे थे कि पूर्व और पाश्चात्य दोनों का एकीकरण ही उन्नति का दायक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। अगर मोटे मोटे पॉइंटों से देखें तो आप ये नहीं भूलेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसने इसकी कमान संभाली या नेतृत्व किया या लीडरशिप की, तो वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, LL राय याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली में कौन था, तो यहाँ पे है सैयद हैदर रजा, याद रखेंगे SH रजा। कोई भी चीज अगर लॉन्ग लगेगा तो उसे छोटी कर सकते हैं। और सबसे पहले बहिष्कार जैसा शब्द किसने यूज किया था अपनी साप्ताहिक पत्रिका, तो संजीवनी में किया था कृष्ण कुमार मित्र ने। कब किया था, 13 जुलाई 1905 को किया था। जस्ट उसके जुलाई में यानी 19 जुलाई को ही 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। विभाजित कब हो पाया था, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट डेट है, तो भूलिएगा मत। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेट ये है कि विभाजन के समय बांग्ला का या बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो वो था एंड्रूज फ्रेजर था। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, एंड्रूज फ्रेजर था। अब आपको करना क्या है कि आपको टॉपिक वाइज देते जा रहे हैं जीएस, तो आप एक पतली सी नोटबुक बनाए या मोटी सी, जैसा भी आप समझे, इन्हें नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि ये PDF हम आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे अवेलेबल करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बट नोट डाउन करने से होगा क्या कि आप ज़्यादा देर तक इन चीज़ों को याद रखेंगे, ज़्यादा देर तक इन्हें समझ सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की है, 1/3 की, यानी 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही चला जाएगा। 1/3 की है मे बी, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो फिर हम आपको बताते हैं।
जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, यानी जब तक विज्ञप्ति भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, जब तक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तब तक आप क्या करें, जीएस पढ़ते रहें। देन उसके बाद हम सब्जेक्ट पर चलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन है, 120, बट जीएस यानी 30 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप 120 में से 120 नहीं करके आप आ सकते, क्योंकि वहाँ क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो अपने सब्जेक्ट में हर कोई माहिर है, जो भी वहाँ जाएगा एलटी का, वो अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा सब। अगर उन्होंने रख दिया कि नहीं जीएस में भी इतना परसेंटेज होना चाहिए, तो फिर आप लड़कर नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए हमें जीएस वाले पार्ट को भी अभी के अभी साथ के साथ मजबूत करते रहना चाहिए। तो इसी उसको देखते हुए हमने जीएस के पार्ट को निकाला, तो जल्दी ही आपको ये श्रृंखला कंप्लीट मिल जाएगी। और जल्दी ही जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही अप्लाई करने का नोटिफिकेशन आता है, ये तो अभी आया है कि हाँ भर्ती आने वाली है, बट वो वाला नोटिफिकेशन आता है तो अप्लाई का वाला, तो उसके बाद ही आपको आपके सब्जेक्ट यानी होम साइंस के क्लास सब्जेक्ट नहीं ध्यान में रखे, सिलेबस वाइज यानी यूनिट वाइज आपको मिलेंगी। जैसे प्रसार शिक्षा है, उसमें सांख्यिकी है, और उसके बाद देन क्या करें, उसमें शोध है, तो इस तरह से यूनिट वाइज आपको कवर कराई जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो, सेशन आपको कैसा लगे ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।